तो मैं आज कभी भी किसी भी जाके आईआईटी बॉम्बे या किसी दूसरे स्पेशली आईआईटी बॉम्बे अलुमनाई को मैं मैसेज करूँ या कॉल करूँ, सर मुझे ये मुझे हेल्प चाहिए, ही विल नेवर एवर से नो. सो वो नेटवर्क हैज़ अ वेरी हाई पावर. उसकी पावर बहुत स्ट्रांग है. जब इंडिया में रह रहे हो या फिर आप इवन वैली में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारे आईटीन्स है, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे अलुमनाइज है, तो वी वेरी वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर जहाँ पे भी हेल्प लगता है. सो वो नेटवर्क. और पैरेलली आप जब आईआईटी में जाते हो कि वो प्रोसेस से आए होते हैं, तो लोग जनरली ऐसा होता है कि आपके बाजू वाले रूम में कोई है जो इंडिया को एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करा है, कोई एक होता है जिसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है, कोई होता है कि कुछ और करा हो, तो प्रोडिजीज होते हैं. तो आपका भी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई होता जाता है और फिर आप भी उस तरफ सोचने लगते हो. सो वो ग्रुप वाला इफेक्ट काफ़ी होता है. एक और अभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन करा हुआ है, एयर का पोल्यूशन करा हुआ है, वैसे हमने स्पेस का भी पोल्यूशन करा हुआ है. उसको स्पेस डेब्रिस के थ्रू. स्पेस डेब्रिस क्या होती है कि एक छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे एक राइस ग्रेन ले लो या एक कलर का टुकड़ा ले लो, दीवार के कलर का पेंट फ्लैग ले लो, या फिर बड़े बड़े रॉकेट के अपर स्टेजेस, ये स्पेस में बहुत तेजी से घूम रहे हैं डेब्रिस. और उनका स्पीड होता है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड. 8 किलोमीटर पर सेकंड, 9 किलोमीटर पर सेकंड. इवन एक राइस ग्रेन उस स्पीड पे अगर किस चीज को हिट करे, जो कि अराउंड आपके बुलेट होती है, जो बंदूक की गोली होती है, उसके 20 या 30 गुना स्पीड से होती है, वो किसी भी स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट शैटर कर सकता है या होल कर सकता है या बड़ा सा डैमेज कर सकता है. एक राइस ग्रेन. पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए आप स्टार्टअप नहीं करते हो. करेक्ट. फंड चाहिए होते हैं प्रोसेस स्टार्टअप रेज करने, स्टार्टअप चलाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए. सो आप फंड रेज करते हो. तो ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि आप फंड रेज करने के लिए स्टार्टअप नहीं कर रहे हो, स्टार्टअप करने के लिए आप फंड रेज कर रहे हो, स्टार्टअप चलाने के लिए फंड रेज कर रहे हो. सो और अभी उसके आप हालात देख रहे हो आप कि पिछले 1.5-2 सालों में फंडिंग का सिनारियो ऐसा था, और पिछले 1.5-2 साल से बंद है फंडिंग, क्योंकि पहले लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया जब पैसा हो रहा था. पैसा मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहा था. सो अभी उस साइड पे भी अभी इन्वेस्टर साइड से मैच्योरिटी हो रही है. जैसे जैसे वहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट करना मुश्किल हुआ, तो इन्वेस्टर ने देखा कि वो स्टार्टअप बिजनेसेस कौन से जिसमें एक्चुअल टेक्नोलॉजीज है, जो रातों रात बंद होना बहुत मुश्किल है. करेक्ट. जो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं और जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करके रियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं. राइट. और जिनकी वैल्यूएशन बेटर है. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में. दोस्तों, जैसा आपने हमारे सिलहौटी पे पढ़ा होगा इंस्टाग्राम पेज पे, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक साइंटिस्ट, वो है एक एंटरप्रेन्योर, और वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसमें स्पेस इस टॉपिक के ऊपर काम किया जाता है. जी हाँ, उनकी एक खुद की स्पेस स्टार्टअप है, एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप, जिसमें वो कुछ ऐसे सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत कारगर है और बहुत फ़ायदा करने वाली है. और इसके अलावा आज के पॉडकास्ट में वो आपको अपना खुद का आईआईटी का जो अनुभव है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनकी जर्नी स्टूडेंट से लेके एक फाउंडर तक की किस तरह से उन्होंने बनाई है, और आगे ये भी बताएंगे कि वो अपनी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे आज के पॉडकास्ट के लिए. सो डू एन्जॉय आवर पॉडकास्ट एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़ on all the platforms that you are currently watching us. Thank you. नमस्ते मिस्टर तुषार, आप हमारे पॉडकास्ट पे आज आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मुझे पता है कि हमारे देश में जितनी भी यूथ है उनके पास हमारे कंट्री के जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके बारे में कई सारे सवाल हैं, और मुझे पता है कि आप हमारे बहुत सारे सवालों का आज जवाब देंगे. सो वेलकम टू द पॉडकास्ट. धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत शुक्रिया हमें मुझे इधर बुलाने के लिए और आपकी इस जर्नी का पार्ट बनाने के लिए. शुक्रिया. वेलकम. सो तुषार, आपकी स्पेस एजेंसी का नाम है मनस्तु स्पेसेस. ओके, कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट्स सो स्पेशल, मतलब उस नाम में ऐसा क्या खास है कि मनस्तु आपने नाम रखा है?
सो ऐसा है कि पहले से ही मतलब इसरो और डीआरडीओ का देखा है कि हर कोई प्रोडक्ट या मिशन का नाम कुछ संस्कृत बेस होता है, जिसका कुछ इंडियन ओरिजिन होता है, मतलब बहुत अपना अपना लगता है। जी। तो जब नाम रखने का समय आया तो एक ऑप्शन हमारा ये था कि लाइक तथास्तु, फुलफिलिंग योर विश, मनस्तु इज लाइक मन अस्तु, सो फुलफिलिंग द विश इन योर माइंड। सो वो एक नाम हमारे लिए हमें काफ़ी अच्छा लगा था। सो हमने प्रपोज किया एंड देन वी फाइनली गॉट दैट नेम। सो मनस्तु नाम वहाँ से आया कि फुलफिलिंग योर विश। सो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे और वहाँ पे खुशी बांट सकते हैं। अमेजिंग, रियली, मतलब वेरी अमेजिंग थॉट जो आपने इसके पीछे बताया है। एंड बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक हम लोग मासेस को सर्व करने के लिए, उनको जो राइट थिंग है वो केटर करने के लिए हम अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, आप अपने नाम से भी जता रहे हैं। अमेजिंग। सो आप मनस्तु स्पेसेस से पहले डीआरडीओ में काम कर चुके हैं, राइट? तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि वो इंटर्नशिप तक पहुंचने का आपका जर्नी कैसा था? सो डीआरडीओ में मैं एक्चुअली जॉब था एज अ Okay. साइंटिस्ट। Oh, wow. 2-1.5 साल तक वहाँ काम किया हुआ। ओके। सो बिफोर डीआरडीओ जाने के पहले हम आईआईटी में, सो डीआरडीओ ज्वाइन किया था जस्ट आउट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की 5 साल की पढ़ाई ख़त्म करके और कॉलेज प्लेसमेंट में डीआरडीओ में जॉब लगी थी। एंड देन डीआरडीओ में 1.5 साल 2 साल तक जॉब करने के बाद मनस्तु स्पेस हमने स्टार्ट किया। सो वो 1.5-2 साल जहाँ पे डीआरडीओ में था, तो वहाँ पे जेट इंजन जो क्रूज मिसाइल फाइटर प्लेन के लिए जो लगते हैं, उनके ऊपर उनकी अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने काम किया था। ओके। आपके जो को फाउंडर हैं उनका नाम आप बताएंगे? आशीष कुमार। ओके। और वो भी आपके साथ आईआईटी बॉम्बे में ही थे? तो उसका भी एक स्टोरी है। सो बेसिकली आशीष, जब हम आईआईटी में थे तो हमने एक स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट बनाया था। ओके। उसका मतलब है एक सैटेलाइट जो स्टूडेंट्स ने बनाया, जो हमारे पहले वाले बैच ने चालू किया था। फिर हमने उसको ज्वाइन किया एंड देन बहुत 4-5 साल फाइट मारने के बाद, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली 2016 में ऑलमोस्ट 8 साल की मेहनत के बाद वो सैटेलाइट हमने स्पेस में लॉन्च किया। वाओ। तो उस जर्नी में एक टाइम पे मैं फ्रेशर्स था उस सैटेलाइट प्रोजेक्ट में, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, फिर इसरो के साथ डील करना, टीम के साथ डील करना, आईआईटी के स्टूडेंट्स को मिला कि ये सैटेलाइट था। जी। तो बिना किसी इंसेंटिव के, किसी सैलरी के बिना, किसी ग्रेड के बिना उन लोगों से काम करवाना सैटेलाइट का, और उस लेवल पे कि इसरो उस सैटेलाइट को अलाउ करे अपने रॉकेट पे लॉन्च करना, उस क्वालिटी तक का सैटेलाइट बनाना, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब आप पे नहीं कर रहे हो, ना आप किसी को ग्रेड दे रहे हो, तो क्या इंसेंटिव हो सकता है? करेक्ट। सो वो प्योर मोटिवेशन था कि कुछ सपना था जी। कि अपनी चीज़ बना के कुछ स्पेस में भेजना। जो बचपन का सपना सबने देखा था कि रॉकेट उड़ रहा है, और जो नासा का, इसरो का रॉकेट उड़ रहा होता है, और फिर हमें वो जो फील आता है कि जो एंथुजियाज्म आता है देख के कि हाँ, ये कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ जा रही है ऊपर, कुछ नया सपना उड़ान ले रहा है। वो हमारे लिए था कि कभी किसी दिन हमारा सैटेलाइट उस रॉकेट के ऊपर रहेगा। और ये दिन फाइनली 2016 में आया, जब 26 नवंबर 2016 में जब हमने PSLV पे प्रथम सैटेलाइट का नाम था उसको लॉन्च किया, इसरो ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया। उस दिन हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। उस दिन हम 8 साल का सपना पूरा हुआ फाइनली। हम रोए उस दिन, बहुत आनंद अश्रु थे, बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोला। और उस दिन पता चला कि ये अपना पैशन है जी। कुछ चीज़ बना के उसको स्पेस में भेजना। तो उस पैशन को फॉलो करना उस दिन डिसाइड हुआ, और फिर उसके बाद मनस्तु जन्म लिया। ओके। तो वो सारा प्रोजेक्ट सैटेलाइट बनाने वाली जर्नी में आशीष और हम साथ में काम करते थे। आशीष ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो होता है सैटेलाइट का, जी। उसका हेड करते थे, और मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर था। सो उस प्रोसेस में हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते 2012 से लेके, फिर जब 2016-17 में जब मनस्तु स्टार्ट हुआ, तो हमें पता था कि हमें ये इंटरेस्ट है, ये पैशन है, और उस पैशन को फॉलो करना है। तो आप दोनों में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, ऐसा कोई मैं कुछ है? सीनियर हूँ 3 Okay. साल। आशीष 2014 में ग्रेजुएट हुआ, आशीष 2017 में ग्रेजुएट हुआ।
ओके, तो ऐसा होता है कि आइडिया सिर्फ आप देते हैं एंड ही इम्प्लीमेंट्स, या वाइस वर्सा भी होता नहीं है? नहीं नहीं, कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं होता जिसमें एक जन आइडिया देता है, एक इम्प्लीमेंट करता है। ओके, दोनों को इट्स लाइक एक गाड़ी के दो पहिए होते जी। हैं, दोनों को साथ में चलना होता है। वो काम टेक्नोलॉजी हैंडल करते हैं, मैं बाकी के बिजनेस वगैरह हैंडल करते हैं, बट दोनों एक दूसरे के काम में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ओके, सो ये कभी नहीं होता कि एक जन आइडिया देगा एक जन इम्प्लीमेंट करेगा, दोनों फाउंडर्स को साथ में चलना होता है। Right. अपने अपने एरिया के आइडियाज़ तो जनरेट करने होते हैं, दूसरे को भी अपने टेक्नोलॉजी के साइड पे मैं उसको हेल्प करता हूँ, बिजनेस वाले साइड पे कोई भी मुझे हेल्प लगती है तो वो हेल्प करते हैं। सो मिल के डिसीजन लिया जाता है। टेक्नोलॉजी का डिसीजन उसका फाइनल होता है, बाकी बिजनेस और इन सब का डिसीजन मेरा फाइनल होता है। okay. So firstly, I would like to congratulate you on behalf of our team and all of our viewers that you were able to achieve something which a lot of people in the youth today dream of. So I'm sure जैसे आपने भी बचपन में डॉक्टर कलाम जी का फोटो देखा होगा, उनका काम देखा होगा, और भी सारे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन सब के आपने काम देखे होंगे, एंड सो you would be one day one such इंस्पिरेशन फॉर लॉट मैनी यंगर जनरेशन पीपल जो अभी हमें सुन रहे होंगे। गोइंग अहेड, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप जब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे उस समय से ही आपने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, और एज ए स्टूडेंट होने के नाते से ही आपने डायरेक्ट इसरो के साथ अपना काम शुरू कर दिया था। सो मुझे पहली बात ये बताइए कि आईआईटी बॉम्बे या कोई भी आईआईटी जो हमारे देश में है, हाउ डिफरेंट दे आर देन एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज? ओके, मतलब ऐसा वो केक वॉक होता है कि अगर मैं आईआईटी से आ रहा हूँ तो मुझे इजी एक्सेस मिल जाता है, या वाइस वर्सा भी होता है? प्लीज टेल अस दैट। सो पहली बात तो आपका सेकंड क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देते हुए, बिल्कुल केक वॉक नहीं होता। ओके, डेफिनेटली कुछ फायदे होते हैं। ओके, फायदे बोलो तो क्यों होता है, मैं पहले उसका ज़रा बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आईआईटी में आने के पहले क्या डिफरेंट होता है आईआईटी का, जैसे आपने पूछा। सो बहुत कुछ डिफरेंट नहीं होता, बट कुछ दो तीन चीज़ें जो मैं टॉप ऑफ द हेड जो आ रही है। पहली बात तो एग्ज़ाम, जो परीक्षा लेते हो आईआईटी जेईई की परीक्षा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी आईआईटीएन को जाके पूछो तो वो अपने परीक्षा के टाइम पे 11वीं 12वीं में जो उसने पढ़ाई करी है जेईई के लिए या उसका पेपर लिखा हुआ है, उसकी पढ़ाई वो ज़्यादा अच्छे से अभी भी याद करेगा कंपेयर टू उसकी 5 साल की पढ़ाई। ओके, तो वो परीक्षा ऐसे होती है जिसमें आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना होता। फॉर्मूला एक छोटा पार्ट होता है, बट आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, जब आप सोच नहीं सकते, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको वहाँ पे जो मेहनत करने वाले लोगों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन आईटी के रिक्वायर होती है जो लोग सोच सकते हैं, करेक्ट, जिनके ऊपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो धोरण बना सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम ऐसे सॉल्व करूंगा, ये मेरी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो मैं उसको 100% करूंगा, क्योंकि कोई 100% सॉल्व नहीं करने वाला होता है। ओके, फिजिक्स भी बहुत सारा, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत सारा एरिया हो कि आप किसको चाहोगे कि कौन सा एरिया मैं करूंगा अच्छे से, किसको मैं छोड़ दूंगा, वो स्ट्रैटेजी होता है। फिर स्मार्टनेस होता है, एग्जाम में कौन से पेपर, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा आसान है, कौन सा मिड लेवल है, कैसे कैसे सॉल्व करना। तो पूरी प्रोसेस और क्वेश्चन का प्रकार भी ऐसा होता है कि वो आपका स्मार्टनेस चेक करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, आपका अटेंशन टू डिटेल्स चेक करते हैं। तो परीक्षा एक सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर होता है। मतलब जब आप आते ही हो आईआईटी में वो एग्ज़ाम क्रैक करके, इसका मतलब है आपके पास वो बेसिक क्वालिटीज़ है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि जो लोग नहीं कर पाए उनके पास वो नहीं है, जो कर पाए उनके पास वो थोड़ी कैपेबिलिटीज थोड़ा इधर उधर थोड़ी ज़्यादा है, तो वो कर पाए, या उन्होंने उतना 2 साल में उतनी डेवलप करी है, 3 सालों में उतनी डेवलप करी है। पहली बात तो परीक्षा। दूसरी बात तो जैसे ही आप आईआईटी आते हो पहले दिन से, और फॉर दैट मैटर जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उस दिन से बताया जाता है कि आप देश की क्रीम हो, आप देश का दिमाग हो, ओके, देश चलाना है आपको। आप इधर उधर देख रहे हो तो ये आईआईटी बॉम्बे, ये आईआईटी दिल्ली का एल्यूमनाई है, उसने ये किया, उसने ये किया, ये सीईओ है। तो पहले दिन से आपको वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, बूस्ट, आपको बहुत बूस्ट मिलता है। ओके, तो वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आईआईटी में होते थे कि हाँ ये तो हम कर ही लेंगे। ओके, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग आईआईटी से वो होती है कि वो कॉन्फिडेंस होता है कि तुमने आईआईटी क्रैक कर लिया है, नाम आ रहा है, तो वो एक है। ओके,
अगेन ये बिल्कुल नहीं कि बाकी लोगों में नहीं होता, अच्छा, ये डेफिनेटली पहले दिन से बताया जाता है बार 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 कि आप आए देश की क्रीम हो, आप देश के टॉपर्स हो, ये हो, आप आपके अलुमनाइज ये है। तो वो सेकंड पार्ट हुआ कॉन्फिडेंस। जो थर्ड पार्ट जो मुझे लगता है एक होता है नेटवर्क। ओके, आईटी सक्सेस होने का एक मेजर रीजन है कि नेटवर्क। और कितना भी सीनियर आईआईटीएन हो, 80s में पास आउट हुए, 70s में पास आउट हुए अलुमनाइज को मैं आज भी मैसेज करूंगा तो वो मेरे पहले नाम से, फर्स्ट नेम से बात करेंगे। वो मुझे भी बोलेंगे कि तुम भी मेरे से फर्स्ट नेम से बात करो ना, सर बुला। और वो सेम मुझे भी बोलेंगे, मेरे से भी वैसे ही बात करेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि हमने वो जो आईआईटी इज लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि आप 4-5 साल रहे होते हो, आपने वो पूरा प्रोसेस से गए होते हो, और उसके पहले का 2 साल का जेई प्रिपरेशन, तो ये 6 साल का एक बॉन्ड होता है, 6-7 साल का, तो वो सब लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आज कभी भी किसी भी जाके आईआईटी बॉम्बे या किसी दूसरे स्पेशली आईआईटी बॉम्बे अलुमनाई को मैं मैसेज करूँ या कॉल करूँ, सर मुझे ये मुझे हेल्प चाहिए, ही विल नेवर एवर से नो। सो वो नेटवर्क हैज़ अ वेरी हाई पावर। ओके, उसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। जब इंडिया में रह रहे हो या फिर आप इवन वैली में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारे आईटीन्स है, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे अलुमनाइज है, तो वी वेरी वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर जहाँ पे भी हेल्प लगता है। ओके, सो वो नेटवर्क, और पैरेलली आप जब आईआईटी में जाते हो कि वो प्रोसेस से आए होते हैं, तो लोग जनरली ऐसा होता है कि आपके बाजू वाले रूम में कोई है जो इंडिया को एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करा है, कोई एक होता है जिसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है, कोई होता है कि कुछ और करा हो, तो प्रोडिजीज होते हैं, तो आपका भी स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई होता जाता है और फिर आप भी उस तरफ सोचने लगते हो। सो वो ग्रुप वाला इफेक्ट काफ़ी होता है कि लोग करने ही आए हैं, तो वो अच्छा करा है उन्होंने, वो आगे करेंगे तो तुम भी थोड़ा थोड़ा उसमें सीख लेते हो, अगर ऑलरेडी तुम नहीं सीख रहे हो। बिल्कुल, Given that, I can tell you, I know a lot of people who have not done a great in life, so-called great as per the सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, society expectation, but they are happy in their own life from even being from IITs. Okay. So we have the both examples. So the main thing I think is the exam confidence and the network that helps. ऑलराइट। सो जैसे आईआईटी में हम देखते हैं कि इंडिया के, आपने से एक वर्ड इस्तेमाल किया क्रीम। सो जैसे आईआईटी में हम देखते हैं कि इंडिया के ब्रेनियक्स सब आते हैं, ओके। वैसे ही जब आप डीआरडीओ पहुंचे, आपने कहा कि दैट वाज योर फर्स्ट जॉब यू लैंडेड आफ्टर योर आईआईटी ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो अंदर काम कर रहे लोग हैं, their brains are about 20 to 30 years far ahead of what we see technologically or even otherwise. So how would you be able to explain that? इसरो डीआरडीओ के कुछ डेफिनेटली लोगों का होता है। Okay. उसके कारण ही ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंच पाती है। किसी भी लीडरशिप, स्पेशली जहाँ की लीडरशिप टीम होती है, वो अगले 10-15 साल का सोच रहे होते हैं ताकि उसका प्रिपरेशन आज से चालू करे। जी। सो अभी एग्जांपल ले लो गगनयान का। तो गगनयान की जो चीज़ें चालू हुई है वो पिछले 5-7 सालों में चालू हुई है। उसका काम कुछ पहले से तो चालू है। आप अगर डिफेंस का ले लो तो ड्रोन्स की एडवांसमेंट या मिसाइल्स की एडवांसमेंट जो 10 साल या 15 साल में लगने वाली है, वो उसका काम 10 साल 15 साल पहले चालू होता है। करेक्ट। सो इफ़ यू कंपेयर डेफिनेटली विद द कॉमन माइंड, बट आई वोंट से कि हर एक कोई उतना विजन लेके नहीं हो पाता। ओके। इसलिए हर कोई लीडर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, जो हर कोई कलाम नहीं बन पाएगा। जी। तो डेफिनेटली लीडरशिप वहाँ की डेफिनेटली उस लाइन पे सोचती है, और जो लोग सोचते हैं वो लोग लीडरशिप पे पहुंच पाते हैं। Right. कुछ लोग होते हैं जिनको डे टू डे काम भी करना आता है। ओह। तो डेफिनेटली डे टू डे काम करोगे तभी तो वो जो आज का डेडलाइन है वो कंप्लीट होगा, कल का डेडलाइन कंप्लीट होगा। सो कुछ लोग, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में था, कुछ लोग 10 साल 15 साल का सोचते हैं, कुछ लोग अगले 1-2 साल का सोचते हैं, और कुछ लोग आज या कल का सोचते हैं, अगले 1 महीने का सोचते हैं। सो डीआरडीओ और इसरो भी उसी लाइन्स पे है कि अच्छी बात यह है कि वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आगे का सोचते हैं, और वो ज़रूरी होता है क्योंकि स्पेस और इवन डिफेंस में यू कांट बी, मतलब तुम रिलक्टेंट नहीं रह सकते हो या तुम पीछे नहीं रह सकते हो, क्योंकि स्पेशली डिफेंस की जब बात आती है तो
नेशनल सिक्योरिटी का Correct. सवाल होता है Yes. तो साइबर वॉरफेयर ले लो, स्पेस वॉरफेयर ले लो, केमिकल वॉरफेयर ले लो, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सो ये आज शायद मे भी हो रही हो, मे भी ना हो रही हो, लेकिन कल डेफिनेटली होगी, ये Yes. सबको पता है। Correct. तो उसके लिए आज से तैयारी चालू करनी होती है। तो वो उनकी मैं क्या कह सकता हूँ कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। ओके, सो आपने जो कहा कि आगे की तैयारी, तो उसी तरह मनस्तु स्पेसेस ओके खुद भी बहुत आगे की तैयारी के लिए ही एक एम लेके काम कर रहा है। सो जो मैंने आपके प्रोफाइल पे पढ़ा है उस पे मुझे जो जानकारी मिली है कि मनस्तु स्पेसेस काम कर रहा है कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर। ओके, तो अगर ये सिंपल कॉमन मैन को हमें अगर समझाना है तो आप किस तरह समझा पाएंगे? राइट। सो ऐसा इमेजिन करो कि आपकी कार है, उस कार के लिए उस कार में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, एक इंजन होता है। जी, उसका काम जैसे आप हर कोई जानता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उस रास्ते में है तो इधर उधर टर्न मारना, डिपेंडिंग ऑन रास्ता मुड़ रहा है या फिर कोई सामने से कोई आ रहा है तो आपको लेफ्ट या राइट टर्न मारना है या साइड लेना है गाड़ी। जी, सो ये सेम चीज़ सैटेलाइट को भी करनी पड़ती है। ओके, रॉकेट सैटेलाइट को किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे छोड़ देता है, जैसे 600 किलोमीटर हाइट पे सरफेस के ऊपर छोड़ देता है। ओके, बट सैटेलाइट को जाना है 650 या 700 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके उसका पेलोड जो मेन काम है उसका वहाँ पे होने वाला होता है। राइट, तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? 600 पे छोड़ा है, उसको 700 पे जाना है, तो कैसे जाएगा? तो उसके लिए उसकी प्रोपल्शन सिस्टम का रोल होता है। जैसे आप स्टीयरिंग व्हील से आप एडजस्ट करते हो कि रास्ते से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, ड्रिफ्ट नहीं हो रहे हो, तो आपके स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर रहे होते हैं। सेम चीज़ प्रोपल्शन सिस्टम सैटेलाइट के लिए करता है कि उसको एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करे ताकि कम्युनिकेशन अर्थ के साथ हो। राइट, सोलर पैनल सन की तरफ पॉइंट करे तो मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन हो। ये सब करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम लगता है जो उसको एटीट्यूड करेक्शन करेगा। एटीट्यूड मतलब ओरिएंटेशन, कि सैटेलाइट सही जगह पे देख रहा है। ओके, तो ये काम करता है प्रोपल्शन सिस्टम अलॉन्ग विद बाकी के कुछ और सेंसर्स होते हैं और बाकी कुछ और एक्चुएटर्स होते हैं। तो प्रोपल्शन सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एक्चुएटर। बेसिकली इट एक्चुएट्स द सैटेलाइट एक पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रोपल्शन सिस्टम करती है। एक और अभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन करा हुआ है, एयर का पोल्यूशन करा हुआ है, वैसे हमने स्पेस का भी पोल्यूशन करा हुआ है, उसको स्पेस डेब्रिस के थ्रू। स्पेस डेब्रिस क्या होती है कि एक छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे एक राइस ग्रेन ले लो या एक कलर का टुकड़ा ले लो, दीवार के कलर का पेंट फ्लेक ले लो, या फिर बड़े बड़े रॉकेट के अपर स्टेजेस, ये स्पेस में बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं डेब्रिस, और Okay. उनका स्पीड होता है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकेंड? 8 किलोमीटर पर सेकंड, 9 किलोमीटर पर माय सेकंड। गॉड, इवन एक राइस ग्रेन जी, उस स्पीड पे अगर किस चीज़ को हिट करे, जो कि अराउंड आपके बुलेट होती है, जो बंदूक की गोली होती है, उसके 20 या 30 गुना स्पीड से होती है। माय वो किसी भी स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट शटर कर सकता है या होल कर सकता है या बड़ा सा डैमेज कर सकता है, एक राइस ग्रेन? एक राइस ग्रेन। ओह वाओ, ओके, तो आप समझ सकते हो कि इस लाइक कि आपके आजू बाजू चारों तरफ गोलियां चल रही है और आपका सैटेलाइट उसके बीच में है और आपका एस्ट्रोनॉट उसके बीच में है। तो इट्स लाइक आप वेट कर रहे हो कि डिजास्टर हो जाए, आज नहीं तो कल वो हिट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी। तो दिस प्रोपल्शन सिस्टम इंश्योर्स करता है कि जैसे आपको पता चले कि कोई डेब्रिस आपकी तरफ आ रहा है, जैसे आपको रास्ते में पता चलता है कि कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो आप स्टीयरिंग व्हील करके टर्न मारते हो, उसको अवॉइड करते हो। जी, ये सेम चीज़ प्रोपल्शन सिस्टम भी अभी करता है कि उसको डेब्रिस आने वाले डेब्रिस को अवॉइड करना। वी कॉल इट डेब्रिस कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें प्रोपल्शन सिस्टम का काम होती है। ओके। सो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ओके, मैं किसी एक स्पेस एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, ओवरऑल, ठीक है, प्लैनेट पे जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उनमें ऐसा कोई मेजर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखता है जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस एजेंसीज सॉल्व कर पा रही हैं? आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनीज एंड स्पेस एजेंसीज। सो स्पेस एजेंसीज का एक अपना रोल होता है, प्राइवेट कंपनीज का अपना रोल होता है। जी, स्पेस एजेंसीज जनरली
जैसे अभी नासा का रोल ले लो या इवन इसरो का रोल ले लो, इसरो के नाम में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। सो रिसर्च वाला पार्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आज उन्होंने किया हुआ रिसर्च कल किसी लाइफ इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज के लिए या कुछ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन वाली टेक्नोलॉजीज के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, जो रिसर्च में भी प्राइवेट कंपनीज आज अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। सो जैसे अभी मून पे जाना, तो आज अभी इतना वायबल ऑप्शन है नहीं जाके कंपनीज, बिकॉज प्रॉफिट एंड वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए आज इमीडिएटली उतनी सस्टेनेबल ऑप्शन रहता नहीं है। राइट। वो स्पेस एजेंसीज डेफिनेटली कर सकते हैं, उसके लिए लगने वाली टेक्नोलॉजीज, वो टेक्नोलॉजीज यूज कर करके से मे बी कल और अलॉन्ग विथ इसरो और नासा, ये इंडस्ट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो वो वहाँ से जाके हम मून या मार्स पे हम एक फिजिबल ऑप्शन, सोसाइटी का ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। सो ये मेन रोल होता है कि एक नासा इसरो का रोल यही होता है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करे या डेवलप करने के लिए इनेबल करे इन टर्म्स ऑफ फंड्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो सारी चीज़ें। प्राइवेट कंपनीज का रोल है कि उन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसके ऊपर और सर्विसेज बनाओ और टेक्नोलॉजीज बनाओ, जिससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते और एक्सप्लोरेशंस भी हो सकता है, और इन प्रोसेस आप प्रॉफिट कमाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ा। तो ये दोनों का रोल होता है। सो प्राइवेट कंपनीज वर्सेस स्पेस एजेंसीज, इसरो, डीआरडीओ। ओके, आपने थोड़ी देर पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, दैट वाज अबाउट द डेब्रिस। जो स्पेस में डेब्रिस है जो काफ़ी स्पीड से घूम रहा है और वो किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, हैफेजर्डली वो घूम रहा है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, जब इंडिया ने एक टेस्ट किया था, दैट वाज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द सैटेलाइट्स। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कुड जस्ट टेल अस द नेम जो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। उस समय पे उन्होंने टेस्टिंग के समय पे एक कोई तो आई गेस डेमो सैटेलाइट था जिसको उन्होंने ये कर दिया था, जिसके ऊपर शूट किया था, और वो ब्रेक हो गया था, उसका डेब्रिस घूम रहा था। देयर वाज अ क्लेम मेड बाय नासा, सो आई रेड दिस इन द न्यूज़पेपर। देयर वाज अ क्लेम जो नासा ने किया था कि इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया अपने आप के लिए इतना प्रेजेस ले रहा है दुनिया से, पर इंडिया ये नहीं बता रहा है कि वो जो डेब्रिस है उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो डेब्रिस बहुत खतरनाक हो गया है। सो ऐसा सच में है कि वो इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रोपोगेंडा था? सो इंडिया ने जो टेस्ट किया था उसको एसैट बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल होता है वो, जिससे आप मिसाइल का जनरल रोल यही होता है कि जाके आपका इधर आप वहाँ पे वॉरहेड ड्रॉप करो या फिर काइनेटिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ स्पीड उस चीज़ को किल करो। ओके। सो ये जो एसैट था वो काइनेटिक किल होता है, मतलब जाके एक्चुअली फिजिकली जाके वो हिट होता है कोई चीज़, और ये सैटेलाइट को करते हैं। तो एसैट इंडिया ने उसको एंटी सैटेलाइट टेस्ट होता है वो। सो वो मिसाइल जो था वो इंडिया ने 2019 में टेस्ट किया था। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ शोइंग द डेमोस्ट्रेटिंग द इंडियाज कैपेबिलिटीज़ कि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ है। ठीक। फॉर अ सिंपल रीज़न कि एवरीवन नो, जैसे पहले लैंड, वाटर एंड एयर वाले वॉरफेयर थे, नाउ ये 3 डायमेंशंस थे और 3 डायमेंशंस ऐड हो गए, स्पेस, साइबर एंड योर बायोलॉजिकल। करेक्ट। तो ये 3 चीज़ें और ऐड हो गई है। न्यूक्लियर डेफिनेटली कम्स, सब में कॉमन न्यूक्लियर है डेफिनेटली। सो इन सारे में एक कैपेबिलिटीज, स्पेस वाली कैपेबिलिटीज, सैटेलाइट को डी फंक्शन करना, एनिमी का सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय करना, सो दैट उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं रहेगा सर्वेलेंस के टाइम पे, कम्युनिकेशन के टाइम पे। वो एक कैपेबिलिटी इंडिया ने उस टाइम पे डेमोस्ट्रेट करके देखी कि इंडिया ने अच्छी बात ये करी थी कि जो इंडिया ने सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया था वो सैटेलाइट लगभग 280 किलोमीटर के आसपास था। ओके। सो 280 किलोमीटर पे क्या होता है कि आइडियली बहुत सारे सैटेलाइट्स ये अराउंड 450 और 500 के ऊपर वाले हाइट पे होते हैं। क्यों? क्योंकि अराउंड 300-400 तक किलोमीटर तक एक छोटा छोटा बट काफ़ी लो डेंसिटी का बट एक फाइनाइट एटमॉस्फेयर होता है, और वो एटमॉस्फेयर जहाँ पे होता है वहाँ पे सैटेलाइट को ड्रैग होता है। ओके। और सैटेलाइट उस ड्रैग को सस्टेन नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, तो वो नीचे आता रहता है अर्थ की तरफ। तो वो इफेक्टिवली इसका मतलब है वहाँ पे वो एक स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रह पाता। तो जनरली लोग लॉन्च करते तो सैटेलाइट अराउंड 500-550 मिनिमम उस ऑर्बिट में लॉन्च करते सैटेलाइट। ओके।
जो हमारा 280 पे सैटेलाइट था जो डीआरडीओ के मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया था, वो उसके डेफिनेटली डेब्रिस रिलीज हुए थे, कुछ अराउंड 100 और सो सच डेब्रिस जनरेट हुए थे। अच्छी बात थी कि वो बहुत लो ऑर्बिट्स में थे। ओके, विथ इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स वो सारे डी ऑर्बिट हो गए, ऑलराइट, और उससे किसी और सैटेलाइट्स के लिए हार्म होगा उसके चांसेस बहुत कम थे। ओके, और वो हुआ भी ऐसा कि उसकी चांसेस एक्चुअली किसी को डैमेज हुआ नहीं उसके कारण, और वो पीसेस धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे पीसेस अभी डी ऑर्बिट हो गए। डी ऑर्बिट हो गए मतलब जैसे कि धीरे धीरे उनकी हाइट कम होती गई और फिर वो एटमॉस्फेयर में आके बर्न हो गए। ऑलराइट, तो इट्स लाइक कि अभी उनका कोई इफेक्ट रहा नहीं डेब्रिस में। सो डेफिनेटली वी क्रिएटेड डेब्रिस उस स्टेज से। थैंकफुली वो डेब्रिस, ऐसा कैलकुलेशन सही था हमारा कि वो डेब्रिस किसी और सैटेलाइट को, किसी और चीज़ों को जाके इंटरफियर नहीं करेगा। तो इसमें एक सवाल उठ रहा है, वो ये है कि इज़ इसरो आंसरेबल टू सम एजेंसी नेशनली? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए अभी उदाहरण के तौर पे कि इसरो ने एसैट का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया, ऑलराइट। टेस्टिंग करने के बाद ये बाउंड टू हैपन है कि उसका कुछ डेब्रिस बनेगा, ओके। तो जैसा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि कॉमन पैन के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो वी डू नॉट नो कि वो डेब्रिस हार्म करेगा नहीं करेगा। आपने अभी इतना बढ़िया हमको इन्फॉर्मेशन दिया, तो उस एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि क्या एक्चुअली हुआ था, ओके। इज़ इसरो आंसरेबल टू समवन नेशनली कि हमें ऐसे करने वाले हैं, हमें परमिशन दो करके? सो प्रतीक, जस्ट थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा मैं Please. आपके कहने पे कि टेस्ट डीआरडीओ ने करा था, ओके, बिकॉज दिस कम्स अंडर द डिफेंस। सो और ये इट्स अ मिसाइल बेसिकली। करेक्ट, और जो डीआरडीओ ने बनाया था, सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया हुआ था। ओके, सो सैटेलाइट इसरो का टेस्ट डीआरडीओ का था। Alright. सो डीआरडीओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, करेक्ट, जैसे नाम सजेस्ट करता है, जी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, ओके, डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो जब बात आती है परमिशंस की, सो डिफेंस के लिए आपको आपके गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, करेक्ट, और किसी और की परमिशन नहीं चाहिए होती है। जैसे इवन न्यूक्लियर टेस्ट की परमिशन देखो तो आपको आपके कैबिनेट और आपके गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए होता है। बट उसमें बहुत सारे रेमिफिकेशन होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, करेक्ट, कि दूसरी कंट्री आपके ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि ये मत करो या ये करो। वो कोई स्पेशली इन द केस ऑफ स्पेस एंड स्पेस रिलेटेड टेस्ट, दिस एंटी मिसाइल टेस्ट, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज है। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रीटी बाइंडिंग नहीं होता है। Okay. मतलब अगर किसी ने उसको डिसओबे किया, सपोज कल चाइना ने उस ट्रीटी को डिसओबे किया, राइट, तो उस चाइना को क्या फेस करना पड़ेगा ये कहीं पे क्लियर है नहीं। अच्छा, सो वो चैलेंजेस हमेशा रहा है स्पेस वाले सेक्टर में। जैसे आप सी का देख लो कि कोई कंट्रीज सी के रूल्स को मानता है, कोई कंट्रीज नहीं मानता, करेक्ट, तो जाके वो फ्रीली वायलेट कर लेता है। तो उस केस में आप उस कंट्री को क्या पनिश करोगे? करेक्ट, उसको कोई सैंक्शन लगाओगे? वेल, सैंक्शन लगा सकता है, अमेरिका सैंक्शन लगाता है, वैसे आप यूनिलैटरली सैंक्शन लगा सकते हो। राइट, दूसरा यूएन में जाके आप सैंक्शन लगा सकते हो, राइट, बट उसके लिए फिर उतना बड़ा केस होना चाहिए और लोगों ने फिर उतना वोट होना चाहिए। सो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उसको किससे। सो एज सच यू डोंट नीड परमिशन टू डू दिस थिंग्स, टेस्ट करने का। इट्स नॉट एडवाइजेबल। It's important just because you need to show the capability so that tomorrow you don't have to actually use those technologies. So that's the whole idea of the defense technologies, that you should have so much capability. आपकी capability इतनी होनी चाहिए कि कल actually आपको किसी भी capability को use नहीं करना पड़े। So ये इंडिया को दिखाना था, और इंडिया ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया अपने हिसाब से कि बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो डेब्रिस के कारण, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाए। सो ये आपको थिन लाइन मैनेज करना था। इट्स मोर ऑफ ये डिप्लोमेसी का पार्ट ज़्यादा होता है रादर देन स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट। ऑल राइट। सो आप जब डीआरडीओ में थे, ओके, आपने अपने आसपास आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा होगा जो फ्रेश रिक्रूट्स होके आते हैं, एंड एक उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है आप लोगों के साथ। तो मुझे यही पूछना है कि जो हमारी यूथ है जो अभी आपको देख रही है, आपको सुन रही है, उनके मन में भी ये उमड़ता होगा कि हमें भी तुषार के जैसे एक दिन अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना है, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस आप एक बार बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया तब जाके आप डीआरडीओ तक पहुंच पाए? तो मैं उसका आंसर 2-3 पार्ट्स में देना चाहूँगा।
कि एक है कि इसरो डीआरडीओ का कैसे होता है, जी। और वो दूसरा है कि इसरो डीआरडीओ छोड़ के और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो जी। आप जो कर सकते हो। तो पहली बात तो इसरो डीआरडीओ में क्या होता है, मेरे केस में क्या हुआ, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आईटी में था तो मेरे से पहले से था कि मुझे कोई कॉरपोरेट्स नहीं ज्वाइन करना, ओके। तो मेरे लिए बहुत क्लियर था। ओके। तो पहले मैंने ये इंश्योर किया था कि क्या नहीं करना है। ओके। सो फिर ऑप्शन बच जाते हैं, इधर गवर्नमेंट के लिए काम करो या फिर खुद के लिए काम करो। जी। तो डीआरडीओ का ऑप्शन मिला, तो डीआरडीओ का मौका मिला, तो डीआरडीओ के लिए फुल हार्टेडली उसकी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया, एंड फिर डीआरडीओ में सिलेक्शन होगा। सो वैसे जाके डीआरडीओ का ऑप्शन ओपन होता है। इसरो के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, इवन डीआरडीओ के लिए बहुत सारे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के थ्रू हायरिंग करते हैं। आईआईएसटी का ऑप्शन होता है, आईआईएसटी जो इसरो का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी सेटअप किया हुआ है, वहाँ पे एडमिशन लेके फिर आप जा सकते हो इसरो में। आपका एंट्री बहुत आसान हो जाता है वहाँ से, अगर आप स्पेस में ही, आपको पहले से क्लैरिटी कि आपको स्पेस में ही काम करना है, तो वो एक ऑप्शन है। तो ये इसरो डीआरडीओ में ज्वाइन करने की या लैटरल एंट्रीज वगैरह होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके स्किल्स क्या है, कुछ कुछ लैटरल हायरिंग होती रहती है। स्पेशली इसरो में वो हायरिंग्स ज़्यादा होती है कि आप एक सीनियर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका पीएचडी है वगैरह। तो ये बात हो जाती है इसरो डीआरडीओ की। अगर आप लार्जर पिक्चर देखो कि आपको स्पेस या डिफेंस में काम करना है इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हो। तो वेल, थैंकफुली पिछले 2 3 4 5 सालों में बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं स्पेस में और डिफेंस में काम करने के, और एक बहुत लेजिट, मतलब बहुत एक अच्छा ऑप्शन उभर के आया है कि इनमें करियर करना। सो वो 2 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ऑब्वियसली आप बाहर जाके मास्टर्स करो स्पेस साइंस में, वहाँ पे पीएचडी करो, फिर वहाँ पे करियर करो, वो एक ऑप्शन तो हमेशा था। जी। फिर जाके आप जेपीएल, नासा, बोइंग, एयरबस उधर ज्वाइन कर लो वो। बट बात इंडिया की जब आती है तो 2 3 4 5 सालों में पिछले बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। उसमें से एक ऑप्शन डेफिनेटली जो बहुत बड़े से आगे सामने से आए हैं, जो है स्टार्टअप्स। राइट। एक चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हो, डेफिनेटली उसको कोई बैरियर नहीं होते, ना डिग्री बैरियर होता है, ना आपका यूनिवर्सिटी बैरियर होता है। ऑफ कोर्स आपके पास डिग्री होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर वो 100% डिफ़िकल्ट है तो आपके पास डिग्री अगर और ये है तो आपका मे बी वो 10% थोड़ा कम हो जाएगा, 90% या 80% तक आ जाएगा। ओके। वो डेफिनेटली हेल्प होगा, उससे सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं। राइट। ठीक है, तो एक है कि आपका स्टार्ट कर सके, तो बिना कोई बैरियर के, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बिना कुछ ये डाले हुए कि मैं ये नहीं कर सकता, आपको विश्वास चाहिए, बहुत सारा आपको ये धैर्य चाहिए। चीज़ें जब नहीं हो रही है तो पेशेंस चाहिए, अगले 4 साल 5 साल तक आप करते रहो। फिर आपके पास फिर एक है कि आपका खुद का स्टार्ट करना, फिर दूसरा है आप किसी स्टार्टअप के साथ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। तो इंडिया में इसरो के हिसाब से लगभग 150 स्पेस स्टार्टअप्स है, कंपनीज है अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। अमेजिंग, वाओ। ओके। उसमें से 20 25 है जो आप इजीली 20 और कंपनीज है जो आप इजीली गूगल करोगे तो आप मिल जाएगा उनके बारे में, वो अलग अलग चीज़ें क्या करते हैं, तो आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन हो जाता है। इंटरनेशनली ऐसा कहा जाता है कि हर एक कंपनी स्पेस कंपनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ओके। जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसका स्पेस में यूज़ हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो स्पेस में सॉफ्टवेयर लगता है। अगर आप कुछ मटेरियल बना रहे हो तो ऑलमोस्ट हर टाइप का मटेरियल स्पेस में यूज़ होता है। आप अगर कुछ मेडिसिन बना रहे हो तो आपके एस्ट्रोनॉट्स, और आजकल आप मून और मार्स पे जाओगे तो वो मेडिसिन यूज़ हो रही है। अगर आप टॉयलेट डिज़ाइन कर रहे हो, टॉयलेट बना रहे हो, तो कल जाके अगर मून और मार्स पे भी हमें टॉयलेट लगने वाला है, स्पेस में भी टॉयलेट लगने वाला है। तो हर कंपनी आज या कल के लिए स्पेस कंपनी होगी, कंट्रीब्यूट कर रही होगी कुछ पार्ट, डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन आपका विजन कैसा है। प्लस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स विल प्ले अ बिग रोल कि कैसा इकोनॉमिकल है नहीं है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सेंस बनता है नहीं बनता है। बट आज नहीं तो कल हर एक का रोल होने वाला है, या कल बहुत सारे बिजनेस डिसीजन ये स्पेस के डेटा से होने वाला है। अगर आप इंश्योरेंस में है तो कितना डैमेज हुआ आप स्पेस से पता कर सकते हो।
अगर आप ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टर हो तो ऑयल एंड गैस का मिडल ईस्ट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है उससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऑयल प्राइसेस कैसे शिफ्ट हो रही है। वॉर के हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, मतलब डैमेजेस तो आपको डिप्लॉय कैसे करना है ट्रूप्स को, वो पता कर सकता है टेरेन के हिसाब से। आप माइनिंग कंपनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितना माइन हुआ है, आर यू विद इन द रिस्ट्रिक्शन, आपको अलाउड जोन है उसमें आप माइनिंग कर रहे हो, और या फिर आप आउट मतलब उस रीजन के आउटसाइड जा रहे हो जिसके कारण आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को स्पेस रोल प्ले कर सकता है, आइदर वो स्पेस के लिए रोल प्ले कर सकती है या स्पेस उनके लिए रोल प्ले कर सकता है, ये हमारा कहना है। सो हम ऐसा कहता है मनोज तुम्हें, हम ऐसा कहते हैं कि स्पेस हैज अ पावर टू affect every last person on the earth, Okay, that's a really directly nice and thought. indirectly, Okay, and our mission is to ensure that space remains sustainable, वो space sustainable रहे सबके, तो so that आज या नहीं तो कल उसके benefits सबके पास पहुंच पाए, इधर इंटरनेट सैटेलाइट्स हो, इमेजेस हो, तो हर कंपनी के लिए वो रोल होने वाला है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन है वो इनिशिएटिव लेने का और आपके पास पैशन है, विजन है, तो आप करियर में वहाँ पे आपके एक डिवीजन के साइड से आप अपना काम किसी डिवीजन का आप सेटअप करके वहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। तो मैं करियर के ऑप्शंस बता रहा हूँ बेसिकली आपको। बिल्कुल, यस। फिर आता है अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप क्या करोगे। स्टूडेंट्स हो तो स्पेशली आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आप इंडिया में आज बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में सैटेलाइट का प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमने पायनियर स्टार्ट किया था 2008 में। आज हमारा एम भी वही था कि बहुत सारे कॉलेजेस में वो रेप्लिकेट कर पाए, मतलब वो सेम प्रोजेक्ट सेम सिमिलर एरिया पे काम कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं और एक्चुअली कुछ सीख सकते हैं इस प्रोसेस में, और वो अभी काफ़ी हद तक हो रहा है। इसरो बहुत सपोर्ट कर रहा है उन सारी चीज़ों में, तो आप उसका यूज़ करके अपना टीम बना के अपना कुछ बना के स्पेस में भेज सकते हो। आज ये बहुत पॉसिबल है अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो। अगर आप बायोलॉजी के या फिर आप लॉ के स्टूडेंट्स हो तो स्पेस लॉ, स्पेस बायोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया वापस आ रहा है, उभर के आ रहा है कि स्पेस लॉ मतलब आज आपने ऑब्जेक्ट डाला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेस में ऑब्जेक्ट लॉन्च किया तो उसकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इश्यूज हुए। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है स्पेस की एक्टिविटीज़ वैसे वैसे ही चीज़ें रिलेवेंट होने वाली। राइट। अगर आप डॉक्टर है तो बॉडी का हेल्थ कैसे बिहेव करेगा जब ह्यूमन एस्ट्रोनॉट स्पेस में से 6 मंथ्स के लिए मार्स पे रहे, 3 साल के लिए मार्स पे रहे, आके वापस आएंगे तो उनकी हेल्थ वापस अडॉप्ट करने के लिए क्या करोगे। सो होल लॉट ऑफ चीज़ें आज नहीं तो कल स्पेस की हर एक की पार्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। राइट। तो ये समझना, और आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सैटेलाइट या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बना सकते तो आप कुछ और प्रोडक्ट उसका पार्ट बना सकते हो। ग्राउंड स्टेशन एक पार्ट होता है, या आप ग्राउंड स्टेशन बना सकते हो ताकि सैटेलाइट्स के सिग्नल रिसीव कर पाए। ओके। या कुछ कंपोनेंट बना सकते हैं जो सैटेलाइट में लग सकता है, जो आप इसरो या किसी और कंपनीज के साथ या किसी और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करके आप बना सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन है। अगर आप स्कूल्स में हो और आपको इंटरेस्ट है, पैशन है कि स्पेस का, तो डेफिनेटली एक चीज़ आप डेफिनेटली सपना देखना तो चालू कर सकते हो। सपना देखना तो सबके लिए कॉमन है, राइट। वो नहीं करोगे तो कहीं नहीं आगे बढ़ोगे। करेक्ट। तो वो एक अंडरलाइन सबके लिए है, सपना देखना कि क्या हो सकता है और कल उसके ऊपर काम करना सो दैट परसों वो पूरा होगा। स्कूल के बच्चे हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट करो, देखो, जानो कि क्या चल रहा है स्पेस में, एस्ट्रोनॉट कैसे काम करते हैं, रॉकेट्स कैसे काम करता है, या आप कुछ मॉडल रॉकेट्स, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, आप कुछ वाटर रॉकेटरी, छोटे छोटे रॉकेट्स कैसे बना सकते हो जो सेफ हो, डेफिनेटली सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो कैसे कर सकते हैं। समझे कि सैटेलाइट कैसे काम करता है, इंडिया क्या कर रहा है। चंद्रयान की सक्सेस के बाद, चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद छोटे छोटे बच्चे अभी चंद्रयान और इन मंगलयान और इन सब की बातें कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसको लेवरेज करके उनको स्पेस की तरफ अट्रैक्ट करना और उनको बताना कि क्या चल रहा है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वो छोटे चीज़ पे कुछ नहीं तो ड्राइंग के हिसाब से कुछ बना सकते हैं क्या, कल का एस्ट्रोनॉट्स, कल के ह्यूमंस इन स्पेस कैसे दिखेंगे, किसी मार्स पे रह रहे तो कैसे दिखेगा। हमने सब देखा है कि मार्स की फोटो देखी है। Yes. तो हम क्या कुछ इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे। स्कूल लेवल पे आप ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सोच सकते हो, या कुछ नहीं तो आप
स्टोरी लिख सकते हो स्पेस के बारे में। अगर आप स्पेस स्टोरीज में आपको इंटरेस्ट है कि जैसे स्टार ट्रैक मोस्ट फेमस वन टिल डेट, मार्शियन मूवी जैसे हुआ कि आप कुछ थ्रिलर लिख सकते इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर। सो जैसे जैसे आप जिस जिस लेवल पर हो, स्कूल में हो, सीनियर हो, आप उस लेवल पे आप स्पेस के लिए कुछ कुछ कर सकते हो। स्पेस को आप ऐसा समझो कि कुछ सालों पहले हम जमीन पे रहते थे, कुछ 1000 सालों पहले, फिर हमने धीरे धीरे देखा कि फिर हमने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बन गए, फिर हमने समंदर, सीज, ओशन को एक्सप्लोर किया, फिर उसके थ्रू अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हो गए, फिर हम एयर ट्रैवल चालू हुआ, और फिर अभी हम Space. एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे या स्पेस में जाके वापस आएंगे। तो ये उसका लॉजिकल प्रोग्रेशन देखेगा तो आप पहले हमने कैसे कैसे एक्सप्लोर किया, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हम फ्यूचर कैसे एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा आपको आइडिया आएगा, टेक्नोलॉजी लगेगा, शिप्स अच्छी हुए तो कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करना आसान हो गया। वैसे अभी रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट अच्छे हो जाएंगे तो दूसरे प्लैनेट एक्सप्लोर करना और आसान हो जाएगा। सो ये ऐसे तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो और अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो कि हम कहाँ लाई करते हैं, हम जिस स्टेज पे है वहाँ पे कैसे ये कर सकते हो, स्पेस का कैसे पार्ट सकते हैं। कुछ नहीं तो एटलीस्ट जब इसरो के कुछ लॉन्च हो रहा है, कुछ मिशन लॉन्च हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के उसका अप्रिशिएट करो, कॉन्ग्रेचुलेट करो और सेलिब्रेट करो कि हमने कुछ किया है। लोगों के साथ बात करो और बताओ उसके बारे में, जो अगर तुम्हें उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ये तो डेफिनेटली हर कोई कुछ कर सकता है अपने स्पेस के लिए। सो आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया एंड यू हैड बिगन, मतलब आपने वो जर्नी बिगिन किया था जब आप आईआईटी में जस्ट एंटर कर रहे थे उस समय पे। और अभी आपने जो पिछला सवाल का जवाब दिया उसमें आपने बहुत इंस्पायरिंग बातें बताई कि कैसे हर कोई अपने अपने वर्टिकल से अपने तरफ से भी स्पेस में अपना योगदान दे सकता है। तो अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो किसी भी स्टूडेंट के मन में आता है कि तुषार ने तो सक्सेसफुली कर दिया, ठीक है, और तुषार के अपने चैलेंजेस भी रहे होंगे वो करते समय। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है वो है फंड्स का। एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, मनस्तु स्पेसेस एज एन एजेंसी, उस टॉपिक पे हम लोग फंड्स के आगे आएंगे। एज ए स्टूडेंट आपने वो जो सैटेलाइट बना के इसरो के थ्रू भेजा था उसके लिए फंड्स कैसे मैनेज हुए, क्योंकि वो ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो कि मार्केट में गए 10 रुपए दे दिए, खरीद के लेके आ गए और बना के भेज दिया। राइट। सो डेफिनेटली जब हम काम करने बैठते तो फंड्स एक बड़ा सवाल आता है। अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि स्पेस का रोल क्या हो सकता है, इवन कॉलेज लेवल पे, कि उनके लिए हर स्टूडेंट्स के लिए स्पेस या स्पेस में करियर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती है कि वहाँ पे उनके कॉलेज में उनके स्टूडेंट्स के लिए वो एक्सपोजर मिले, वो चीज़ करने का मिले। तो जब आप स्टूडेंट्स हो और ऐसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो बहुत बार उनके कॉलेज ही सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। ओके। वो पूरा सैटेलाइट बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे या कुछ पार्ट करने के सपोर्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज के बेसिस। बट इफ़ नॉट पूरा सैटेलाइट और पूरा सिस्टम, कुछ पार्ट आप डेफिनेटली बनाना चालू कर सकते हो, जैसे ग्राउंड स्टेशन, और धीरे धीरे सक्सेस के ऊपर बिल्ड कर करके आप आगे की चीज़ें प्रपोज कर सकते हो। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, सपोज ये कोई प्राइवेट कॉलेज है, उनके लिए भी एक बहुत क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी रहता है कि दुनिया को दिखाए कि उनका कॉलेज क्या क्या एरिया में आगे बढ़ रहा है। आई एग्री। सो अगर प्योर बिजनेस के टर्म्स में बात करेंगे तो उनके लिए भी दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करेक्ट, टू पब्लिसाइज कि उनके कॉलेज में ऐसे ऐसे होता है, सो दैट वो लोग और अच्छे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बिजनेस कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप डेफिनेटली चांसेस होता है कि आप गवर्नमेंट अलॉटेड फंड्स होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत बार अभी डीआरडीओ, इसरो वगैरह अपने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसरो का कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनके अंडर वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को कुछ हद तक फंड करते हैं। ओके। सो हमारे लिए भी वो एक ऑप्शन था पहले। सो हमारे केस में MHRD, बोइंग प्लस कुछ पार्ट इसरो, ऐसे मिला के हमारा पूरा खर्चा हार्डवेयर बनाने का वो पूरा हुआ।
प्लस आप हर चीज़ के लिए पैसा मांगने की ज़रूरत है नहीं, आप किसी Okay. से कुछ हेल्प मांग सकते हो कि कुछ कंपोनेंट दे दो, आपका ये कंपनी है, आप ये सपोज कुछ पार्ट बना रहे हो, कुछ रिसीवर बना रहे हो, उस कंपनी से पैसे मांगने की बजाय CSR फंडिंग की मांगने की बजाय या कुछ और फंडिंग मांगने की बजाय आप उनको बोलो कि आप हमें काइंड में सपोर्ट कर दो, Right. हमें ये हेल्प करने के लिए कर दो, ये हेल्प करने के लिए आप सपोर्ट कर दो, उसके कारण आपका पैसे का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। सो जहाँ जहाँ पे भी आपको विल रहेगा, आपकी इच्छा रहेगी, आप रास्ता ढूंढ लोगे। तो उसके लिए पहले है कि आपको बहुत इंटरेस्टेड होना पड़ेगा उस वाली प्रोसेस में, फिर आपके लिए रास्ता आराम से मिल जाएगा। All right. अब डेफिनेटली मिल जाएगा, कभी आराम से ना मिले तो मेहनत करके मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा। तो आप चालू करो, कुछ छोटी चीज़ से चालू कर सकते हो अपने कॉलेज में, कुछ छोटा पार्ट बना लो, कुछ ग्राउंड स्टेशन पे बना लो, कुछ सर्किट ही बना लो सैटेलाइट का, कुछ सॉफ्टवेयर सिमुलेशन कोड बना सकते हो, एक दो लोग मिलके, फिर धीरे धीरे और लोगों को बुला के कर सकते हो। अभी आपको पूरा ना मौका मिले, मे बी अगले बैच को आपकी बैच को शायद ना मिले पूरा सैटेलाइट बनाने, मे बी नेक्स्ट बैच को बनाने मिल जाए। बट आप जितनी चीज़ें सीखोगे और आप जो इंटरेस्ट लाओगे वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, आगे ले जाएगा। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी अगर आप इंटरेस्ट लेके चालू कर रहे हो कॉलेज उसमें, बट उसके लिए आपको पैशन से, लगन से और बहुत मेहनत से करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाएगा उस प्रोसेस में। ऑल राइट। सो अगला सवाल जो है उससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज अगला सवाल ही वैसा है। मनसू स्पेसेस को रिसेंटली एक $3 million का फंडिंग मिला है। ओके, इट्स एन एंजल इन्वेस्टमेंट इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन। एंजल प्लस VC इन्वेस्टमेंट, राइट। दोनों मिला के। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग अभी टीवी पे काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरियल शोज़ आ रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके, ओके, और सामने कुछ VCs बैठे होते हैं और वो अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोर कॉम्पिटेंसी अपने प्रोडक्ट के बारे में होना इज़ वन थिंग, ठीक है, और उसका एक बिजनेस वायबल मॉड्यूल बनाना जिससे VC उसको फंड करने के लिए तैयार हो जाए, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मतलब वो एक अपना अलग पैराडाइम है जिसमें एक्सपर्टीज हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब मेरी कोर कॉम्पिटेंसी इस टॉपिक पे है वो है, बट बिजनेस मॉड्यूलिंग इज डिफरेंट। तो मनस्तु स्पेसेस ने ये अभी जो रिसेंटली फंडिंग बैक की है, इससे पहले बिजनेस मॉड्यूल वायबल बना के VCs को दिखाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था? सो पहले शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम। सो डेफिनेटली ये एक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाना एक पार्ट होता है और उसके अराउंड एक बिजनेस बना पाना एक दूसरा पार्ट होता है। करेक्ट। अच्छी बात यह है कि स्पेशली स्पेस में प्रोडक्ट और सर्विस तुम्हारा मेजर कोर होता है जी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट या बनाया तो चांसेस ये है कि कस्टमर्स आपके आ जाएंगे, राइट। नॉट दैट कि ऑटोमेटिकली आएंगे, बट चांसेस है कि आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गिवन सेइंग दैट, उसके अराउंड एक वायबल बिजनेस बनाना, उसमें बहुत सारे और एंगल्स होते हैं, जैसे लोग होते हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर ऑफ कोर्स बिजनेस कस्टमर्स तो डेफिनेटली होता है, प्लस बाकी के प्रोसेस की हायरिंग एंड प्रमोशन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें बनाना एक अलग चैलेंज होता है। करेक्ट। एक सिंपल माइंडसेट होता है, अगर आपको करना है किसी चीज़ को तो आप कर लोगे, वही सिंपल है। Right. आपको प्रोडक्ट बनाना है, टेक्नोलॉजी बनाना है, सिर्फ उतना ही बनाना है तो आप बना लोगे। लेकिन अगर आपने माइंडसेट रखा कि मुझे पूरा बिजनेस बनाना है, उसके लिए जो चीज़ें सीखनी है अगर वो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ तो मैं सीख लूँगा। राइट। ये बहुत सिंपल है, बट उतना ही मुश्किल भी है डेफिनेटली। Correct. तो हर किसी ने करे, हर कोई कर सकता है ये चीज़। वेल मेरा कहना कि कर सकता है, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा आसानी से कुछ नेचुरल ट्रेट्स होते हैं वो उससे कर सकता है, किसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप करने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हो बिजनेस सेटअप करना। तो अभी बात आती है मनस्तु के लिए क्या किया। वेल मनस्तु स्टार्ट हुए अराउंड 2017 से मनस्तु स्टार्टर है, एंड ये पहला हमारा मेजर फंडिंग है। सो हम पिछले 6 साल में फेल हुए हैं बिफोर हम उसके बाद हम सक्सीड हुआ है फंड रेज करने में। ओके। सो
ये कहना कि हमारे लिए आसान था या बिकॉज आईआईटी बॉम्बे से है, बिकॉज हम डीआरडीओ से है, ये जर्नी कोई आसान रहेगी, बिल्कुल नहीं है। वो आपका बहुत पहले का सवाल था जी। कि केक वॉक होएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ओके। चैलेंजेस अपने अपने होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि उनका पैसा उनका नहीं होता, वो Right. किसी और का पैसा होता है, तो Correct. उनको भी जस्टिफाई करना होता है। सो वो कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं स्टार्टअप्स में, उनको वो चीज़ें जैसे वैलिडेशन मिलता है फिर वो डिसाइड करते हैं। उस वैलिडेशन के लिए, उस चीज़ों के लिए आपको कुछ सर्टन अपनी इंडिविजुअल फाउंडर्स की मैच्योरिटी होनी होती है, प्रोडक्ट में उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए होती है, फिर बिजनेस साइड पे उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए होती है। करेक्ट। कहीं पे एक पे थोड़ा इश्यूज हुआ तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर उसके ऊपर बिल्ड करना होता है। राइट। सो कहने का मुद्दा यह है कि ये सेक्टर या पूरा ये काम ऐसा है कि बहुत लोगों से वो आसानी से समझता नहीं है। राइट। तो इवन दो कि सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट जब बारी आती है पैसा निकालने के, वो शायद ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिंपल रीज़न है क्योंकि उनको वो चीज़ें समझती नहीं है। हर एक को कि उसकी निटी ग्रिटीज़ की क्या चीज़ें होगी तो ये फेल होगा, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे होंगे, ये चीज़ें उनको समझती नहीं। अच्छी बात है कि वो समझने लग गया है पिछले 2-3 सालों से, कि पर्सनली लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपना थीसिस बना रहे हैं। उसके पहले थोड़ा चैलेंज था। तो जैसे जैसे लोगों में वो मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इन्वेस्टर्स में भी वो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सिनारियो चेंज हो रहा है कंट्री। ओके। हमारे लिए भी वो 5-6 साल मेहनत करने के बाद, अलग अलग चीज़ें करने के बाद, प्रोडक्ट, टीम और ये सब करने के बाद हमें फाइनली इन्वेस्टमेंट रेज करने का ये मौका मिला। तो ये पूरी प्रोसेस में ये इतना तो समझ गए कि 50% इस गेम का नाम होता है पेशेंस। राइट। पेशेंस एंड इम्प्रूवमेंट, परसिवरेंस जिसको बोलते हैं, कि तुम गेम में ही रहो, खेलते रहो और आप वेट करते रहो अपने तरफ से, जो चीज़ें अपने हाथ में वो करते रहो, बाकी का आउटपुट का वेट करते रहो कि कैसे होगा, क्या होगा, खेलते रहो। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो वो ये कर पाता है, मतलब आप बोलोगे कि फेल्ड और सक्सेसफुल स्टार्टअप में डिफरेंस क्या होता है, 50-60% टाइम, 70% ऑफ द टाइम मैं कहूँगा कि वो लोग गेम में कंटिन्यू रहे। ऑफकोर्स दैट डजंट मीन कि आप गलत चीज़ें कर रहे हो तो गलत चीज़ें करते रहो। करेक्ट। दैट नेवर मीन्स कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके कस्टमर फीडबैक दे रहे हैं कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, और फिर भी आप ये बना रहे हो तो डेफिनेटली आप जिंदगी भर भी करोगे, नहीं तो भी नहीं होगा। लेकिन जिसको इटरेशन बोलते हैं कि उसको फीडबैक लेना, फीडबैक को फिर आप अपने काम में डालना, फिर वापस प्रोसेस चेंज करना, फिर लोगों से बात करना, कस्टमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या अपनी टीम हो, फिर उनसे फीडबैक लेके फिर ट्राई करना, टेस्ट करना, वापस प्रोडक्ट सेल करना, फंड रेज करना, और फिर ये इटरेटिव रूप में जब करोगे आप, तब आप ग्रो होते रहोगे। और जब टाइम मैच्योरिटी आएगा, जब आपको पैसा हैंडल करने का कैपेबिलिटीज और अंडरस्टैंडिंग आएगा और आपको रिक्वायरमेंट आएगी, तो पैसा आपके पास आएगा। ओके। सो ये प्रोसेस होती है, आपको प्रोसेस पे भरोसा रखो, आपको पैसा उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है। अब पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए आप स्टार्टअप नहीं करते हो। करेक्ट। फंड चाहिए होते हैं प्रोसेस स्टार्टअप चलाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, सो आप फंड रेज करते हो। सो ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि आप फंड रेज करने के लिए स्टार्टअप नहीं कर रहे हो, स्टार्टअप करने के लिए आप फंड रेज कर रहे हो, स्टार्टअप चलाने के लिए फंड रेज कर रहे हो। बिल्कुल। सो और अभी उसके आप हालात देख रहे हो, आप कि पिछले 1.5-2 सालों में फंडिंग का सिनारियो ऐसा था, और पिछले 1.5-2 साल से बंद है फंडिंग, क्योंकि पहले लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया जब पैसा हो रहा था, पैसा मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहा था। सो अभी उस साइड पे भी अभी इन्वेस्टर साइड से मैच्योरिटी हो रही है। जैसे जैसे वहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट करना मुश्किल हुआ, तो इन्वेस्टर ने देखा कि वो स्टार्टअप बिजनेसेस कौन से हैं जिसमें एक्चुअल टेक्नोलॉजीज है, जो रातों रात बंद होना बड़ा मुश्किल है, करेक्ट, जो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं और जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करके रियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट, और जिनकी वैल्यूएशन बेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और लोग फाउंडर ऐसे है जिनका हेड इज ऑन द शोल्डर वैसे। सो ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टर देख के जो अच्छे स्टार्टअप है उनको फंडिंग मिलना अभी कंपैरेटिवली आसान हुआ है कंपेयर टू से 2-3 साल पहले। अभी एक ऐसे सवाल पे आते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत बात किया जाता है। स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन या वर्जिन, ये तीनों कंपनीज जो हैं ये इंटरनेशनल स्पेस
मतलब फिनोमिनॉन में बहुत सारा काम कर रही है और उसमें बहुत हाइप भी उनको मिल रहा है। तो आप जितना आपके काम के सिलसिले में अलग अलग कन्वेंशंस में जाते हैं, तो आपने ये देखा है कि इंडिया में ऐसा कब तक हो सकता है कि ऐसी कोई एजेंसी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करे? अगर आप स्पेस का ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट देखोगे, जैसे इसरो ने इतने सालों तक काम किया है और जो से नासा से कंपेयर कर रहे, तो इसरो का अपना तरीका रहा है काम करने का। जहाँ जहाँ पे भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, देश की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व करे हुआ है। सो सेम थिंग विद हमारे स्टार्टअप्स का भी ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट दिख रहा है, तो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो स्पेसिक्स कर रहे हैं, जो स्पेसिक्स अगर आप बड़े किसी टॉप व्यू पे देखोगे तो वो इफेक्टिवली रॉकेट बना रहा है जो स्पेस में जाएगा। तो इंडिया में भी 2-3 कंपनीज है वो जो रॉकेट बनाने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो पार्ट कुछ हद तक इंडिया में डेफिनेटली चल रहा है। बट मैं चाहूँगा रादर देन स्पेसएक्स ऑफ इंडिया या ब्लू ओरिजिन ऑफ इंडिया बने, हमारे खुद की ओरिजिनल कंपनीज है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कम्पीट करे, से सैटेलाइट साइड पे, से सैटेलाइट सर्विसेज साइड पे, ग्राउंड स्टेशन साइड पे, डेफिनेटली रॉकेट साइड पे। सो जैसे इसरो ने अपना आइडेंटिटी बना है, वैसे अपनी कंपनीज अपना अपना आइडेंटिटीज बना रही है, ग्लोबल डेवलपिंग इन इंडिया फॉर अ ग्लोबल मार्केट। और वो एक करने का तरीका है जो इसरो के लिए सक्सेसफुल रहा है, वो स्टार्टअप्स के लिए भी सक्सेसफुल रह रहा है। सो वो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप्स उस लाइन पे। तो आपने कहा कि इंडिया की कंपनीज ने अपना खुद का आइडियाज़ डेवलप करना चाहिए, तो आप ऐसा कोई एक यूनिक आइडिया बता सकते हैं जो आपने रिसेंटली देखा हो कन्वेंशंस में कहीं कि ये मुझे खुद को इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ दिस इज़ वेरी नाइस वन? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो हर कोई अपने अपने एंगल में यूनिक है। सैटेलाइट इंटरनेट कहने के लिए कॉमन है, मतलब कुछ 3-4-5 कंपनी वर्ल्ड की कंपनीज कर रही है, लेकिन करने का तरीका इंडियन स्टार्ट 1-2 कंपनी जो कर रही है उनका अलग है। तो रॉकेट भी जो बना रहे, करने का बोलने के लिए रॉकेट है, बट करने का रॉकेट बनाने का तरीका इंडिया के लिए अलग है। सो सेम चीज़ कुछ अभी जैसे मनसो हमारे इसमें भी हमारा मेन टारगेट सैटेलाइट्स और सैटेलाइट के अराउंड सर्विसेज का है। सैटेलाइट के रिफ्यूल करना, सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करना, या सैटेलाइट अगर रास्ते कुछ इश्यूज हुए तो उसको मेंटेन करना, तो सो दैट वी इंश्योर कि सैटेलाइट्स सस्टेनेबल रहे स्पेस में। और प्रोपल्शन सिस्टम डेफिनेटली अभी कर रहे हैं। तो वैसी सर्विसेज जैसे हम देख रहे हैं कि वो वर्ल्ड की एक्चुअली कटिंग एज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिया में स्टार्टअप्स का प्रोडक्ट डेवलपमेंट उस लाइन्स पे अलाइंड है ऑलरेडी। ओके, सो आज से 5 या 10 साल बाद हम मनुष्य स्पेसेस को कहाँ पे देख पाएंगे? मतलब कौन से प्रकार का और काम आप करना चाह रहे हैं अदर देन द करंट सिस्टम्स दैट यू आर वर्किंग? सो जैसे अभी प्रोपल्शन सिस्टम बना रहा है, नेक्स्ट हमारा ये प्लान है कि क्या उस प्रोपल्शन सिस्टम में और इंटेलिजेंस ऐड करेंगे, AI एंड कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड। उसके कारण जो इंटेलिजेंस ऐड होगा उससे ये होगा कि आपका सैटेलाइट का जब डेब्रिस आ रहा है तो वो सैटेलाइट ऑटोमेटिकली मूव होगा, आपको ग्राउंड से इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे उसके पास डेटा रहेगा और जैसे उसको वार्निंग अलर्ट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा, रादर देन मैन्युअली करंटली ग्राउंड से कमांड देके फिर सैटेलाइट मूव होता है। सो ऑटोनॉमस डेब्रिस कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे फ्लाइट्स में होता है, 2 एयरप्लेन एक साथ आते हैं तो एक ऑटोमेटिक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है। वो एक पे हमारा काम अभी चालू हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि जैसे अभी क्या होता है कि सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो सैटेलाइट डेड हो जाता है, राइट, और वो डेब्रिस हो जाता है। ओके, सो क्या हम बट ऐसा हम सैटेलाइट्स कार्स या एयरप्लेन्स का नहीं करते, तो क्या हम सैटेलाइट्स को रिफ्यूल कर सकते हैं क्या? क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट अभी काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो रही है थैंक्स टू स्पेसएक्स एंड अदर इनोवेशंस जो स्टारशिप और ये रॉकेट से, बट सैटेलाइट बनाने की कॉस्ट उस लेवल पे कम नहीं हो रही है। तो सैटेलाइट रीयूज करना बिकम्स एक वायबल बिजनेस केस इकोनॉमिकली। एंड उस केस में लिए क्या हम सैटेलाइट को रीयूज करने के लिए उसको रिफ्यूल कर सकते हैं क्या, उसको रिपेयर कर सकते हैं क्या? एंड एट द एंड ऑफ अ सैटेलाइट का लाइफ, सैटेलाइट जब उसका सारा यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है तो सैटेलाइट वही रहेगा तो वो डिब्रिस बन जाता है। सो
वहाँ से हटा के उसको आइदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके उसको बर्न करे या फिर किसी और हाइट पे छोड़ दे, सो वहाँ जहाँ पे कोई और सैटेलाइट्स है नहीं, ओके तो ग्रेव ऑर्बिट बोलते हैं उसको, ग्रेव यार्ड बोलते हैं वहाँ से। तो ये सारी सर्विसेज ये हम मनस्तु में प्लान कर रहे। तो क्योंकि अभी कैसा है कि मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो लोग रॉकेट्स बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज सैटेलाइट्स बना रहे हैं। सो हमें लग रहा है मनस्तु में कि सॉरी स्पेस को इंश्योर करना है कि वो सस्टेनेबल रहे, उसके लिए वी नीड अ सर्विसेज जो उन सैटेलाइट्स को कैटर करे जो स्पेस में जाने वाले हैं, और दैट बिकम्स अ बिगर मार्केट ऑल्सो। सो दैट टू सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि उस सैटेलाइट्स के अराउंड सर्विसेज बिल्ड करना। सो प्रोपल्शन सिस्टम, फिर ऑटोनॉमस डेब्रिस कोलिजन अवॉइडेंस, फिर सैटेलाइट रिफ्यूलिंग एंड द डीऑर्बिटिंग ऑफ द सैटेलाइट, ये अगले 10 साल का प्लान चल रहा है। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर मैं आज से 5 साल बाद आपसे फिर कभी इंटरव्यू के लिए मुलाकात करूंगा तो यू विल हैव मेनी मोर स्टोरीज टू टेल अस, डेफिनेटली, एंड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल अस। सो अभी हम आखिरी सवाल पे आते हैं जो कि हमारे पॉडकास्ट का, आज के पॉडकास्ट का उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे वो कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप खुद जब स्टूडेंट थे और आपने जब अपना पहला सैटेलाइट बनाया, उस समय पे आपके साथ एक हादसा हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को और व्यूवर्स को उस हादसे के बारे में बताइए। वो इसलिए इम्पोर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि एक स्टूडेंट एंथुजियाज्म होता है, ठीक है, एक्साइटमेंट होता है, बट उस एक्साइटमेंट के साथ सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर आप प्लीज़ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं एग्जैक्ट शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट होने के बाद आईआईटी ख़त्म होने के बाद जब हमने मनस्तु स्टार्ट किया, तो मनस्तु के अर्ली डेज में हम आईआईटी के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसमें बॉर्डर पे सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो लोग आ रहे जा रहे बॉर्डर से बिना परमिशन के, वो उस पर ध्यान रखने के लिए एक बलून बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो बलून ऐसे 500 मीटर 600 मीटर हाइट पे रहेगा और उसके नीचे कैमरा रहेगा, जिससे आप बड़े से एरिया पे सर्वेलेंस कर सकते हो, और आपकी पुलिस जो वहाँ पे रहेंगे उनको अलर्ट दे सकते कि अच्छा कुछ इंट्रूजन हुआ है, कुछ टेररिस्ट घुस के आए हैं। सो वो टेक्नोलॉजी हम इंडियन आर्मी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ के लिए बना रहे थे। वो उसका एक मेजर इनोवेशन था, एक बलून जो हाइड्रोजन पावर रहेगा, 4 मीटर का बड़ा बलून, और वो हाई विंड्स में सर्वाइव कर पाए। ओके, वो इनोवेशन कर रहे थे, उसका डेवलपमेंट कर रहे थे, और वो बलून मेरे हाथ में था, एंड उसमें हाइड्रोजन था, एंड फुल ऑफ 4 मीटर, यस, फुल ऑफ हाइड्रोजन, एंड वहाँ पे स्पार्क हुआ। उस स्पार्क के कारण दैट बलून एक्सप्लोडेड इन माय हैंड। सो उसके कारण फेस और हाथ वो बर्न हुए थे। 5 दिन हॉस्पिटल, 5 दिन आईसीयू, 2 महीना हॉस्पिटल, एंड देन फिर अगला 1 साल रिकवरी में लगा। ओके, सो वो पूरी प्रोसेस में, और ये सिमिलर चीज़ उस टाइम पे मेरे साथ एक और हमारा टीम मेंबर था जो सिमिलर इंजर्ड हुआ था। तो पूरी प्रोसेस में मेरी इंजरी का मुझे कभी भी दर्द नहीं हुआ। कुछ लोग सोल्जर होते हैं वो बॉर्डर पे इंजर होते हैं, कुछ लोग उन टेक्नोलॉजीज बनाते हुए इंजर हुए हैं। तो मेरे लिए वो, मैं खुद को एक सोल्जर मान रहा था जी। बट मेरे कारण जो हमारे टीम मेंबर को इंजरी हुई है, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं खुद को माफ़ करा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन रहा। तो उस दिन से बाद हमारे लिए, मनस्तु के लिए, सेफ्टी सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, जब कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है, हम इंश्योर करते कि तुम्हें 2 चीज़ें नहीं करनी है। एक तो है कि तुम्हें सेफ्टी का ध्यान रखना है और सेफ्टी इंश्योर करनी है, और दूसरा है ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। तो ट्रस्ट और सेफ्टी, ये 2 बहुत क्रिटिकल है। सेफ्टी बहुत सिंपल, अपना खुद का सेफ्टी, आप जिसके साथ काम कर रहे हो उन लोगों का सेफ्टी। इतनी छोटी सी छोटी चीज़ें कि आप रास्ते में चल रहे हो तो रास्ते में कुछ नहीं रखा हो ताकि आप ट्रिप ना हो जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ें कि आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ वहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हो, सारा किट पहन रहे हो, वो सारा चीज़ें इंश्योर करना। इंडिया में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये माइंडसेट होता है कि कोई एक्सीडेंट होता है, हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये किसी और के साथ होगा, ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं बहुत सेफ होता। बट हम समझने के लिए चूक जाते हैं कि हम बहुत करीब होते हैं किसी भी एक्सीडेंट के कंपेयर टू जो हमें लगता है। तो
और जब ऑर्गेनाइजेशन के किसी सीनियर मतलब सीईओ सीटीओ ऐसा कोई डायरेक्टर लेवल पे कोई सफ़र होता है, देन वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये समझता है कि वो समझना ज़रूरी होता है हर एक के लिए कि कब किसी को भी हो सकता है, अगर उनको हुआ तो किसी को भी हुआ। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें ये एक्सीडेंट के थ्रू जाना पड़ा बिफोर हम रियलाइज़ करें कि ये एक्सीडेंट हमारे साथ भी होगा। सो मैं हमेशा किसी के लिए जो भी मिलता है उसी के लिए ये कहता है कि सेफ्टी इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप जिंदा नहीं रहे, खुद की इंजरी हुई तो आप समझ सकते हो, लेकिन किसी और के लिए आपके कारण इंजरी हुई तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन रहा है, और इसको इंश्योर करें कि ये गलती वापस ना दोहराए, इसलिए हम जितना हो सके उतना सेफ्टी के लिए इंश्योर करते कि सेफ्टी ले। और मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ कर रहे हो, सीट बेल्ट पहनने से लेके हेलमेट पहनने से लेके सीधा सिर्फ हेलमेट मत पहनो, उसका स्ट्रैप लगाओ। सिर्फ हेलमेट का कोई मतलब रहता नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले वो चीज़ उड़ेगी अगर एक्सीडेंट होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। राइट, डेफिनेटली मेरी बदली है। अच्छी बात ये हुई है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, सेल्फ डिस्कवरी था। जब तुम आईसीयू में होते हो, तुम्हारा हाथ बॉडी पूरा दर्द हो रहा होता है, सो बट यू कम आउट ऑफ इट, देन यू आर नेवर द सेम बिफोर, करेक्ट। then you go to the next level. So for me that was a very spiritual journey. Professionally it was very important to ensure that every time we take a safety. So please do that. एक सवाल, मतलब ऑल्दो द प्रीवियस वन जो लास्ट मैंने आपसे कहा था, बट एक सवाल सिर्फ आया है कि आपने क्या किया अपने आप को उस गिल्ट से निकालने के लिए, जो आपके वजह से आपने कहा कि आपके टीम मेंबर को भी थोड़ा सा चोट पहुंचा था, तो उस गिल्ट से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़े। डू यू थिंक कि यू आर आउट ऑफ इट? नहीं, गिल्ट से, बट डेफिनेटली थैंकफुली मतलब भगवान की कृपा से वो मेंबर आज भी हमारे साथ है। वो आज भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, वो भाई के जैसा है मेरे लिए पर्सनली, एंड वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो बट वो जो दर्द हुआ है उसके कारण जो उसको सफ़र करना पड़ रहा मेरी गलती के कारण, उसको तो शायद मैं कैसे माफ़ कर पाऊँगा खुद को या कैसे निकल पाऊँगा, आई डोंट नो। बट वो पूरे इंसिडेंट से मैं खुद स्ट्रांग हो चुका हूँ खुद के लिए। गिल्ट का तो पता नहीं कैसे कर सकते हैं। आई एम श्योर इट विल वर्क आउट। सो तुषार, एट द क्लोजर नोट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना मेहनत वाला काम अपने हाथ में लिया है कि जिससे हमारी आने वाली कई जनरेशन्स बेनिफिट करेंगी। ऐसे लोग बेनिफिट करेंगे जिनको पता भी नहीं है कि ये हम लोग किस तरह से बेनिफिट करने वाले हैं। इट्स लाइक मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम सबको पता है कि क्या हुआ था जिसकी वजह से डायनासोर वाइप आउट हो गए, ठीक है, बट आपको पता है कि आप वो डेब्रिस के लिए काम कर रहे हैं। सिमिलर वॉज द केस जो उस जमाने में हुआ था, आज भी हो सकता है। यू नेवर नो, इट कैन हैपन इन ए मोमेंट। सो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड अदर देन दैट, आप जो अभी काम आगे कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट टू यू। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो यूल हैव मेनी मोर स्टोरीज टू शेयर विद अस। थैंक यू तुषार। थैंक यू सो मच। एंड एक लास्ट पॉइंट जस्ट बिफोर वी क्लोज की, ये पूरे पॉडकास्ट से पूरे शो से एक भी बच्चा आदमी को मैं अगर इंस्पायर कर चुका हूँ तो मेरा 1 घंटा देना आपके पॉडकास्ट के लिए वो सफल रहा, मैं ऐसे मानूंगा। और अगर किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो, manustuspace.com से, और वहाँ पे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एनीवन, एनीथिंग नीडेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार। गुड डे।